हेलो एस्पायरेंट्स, हम 17 दिसंबर के न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। आज इस डेट के हिंदू न्यूज़पेपर से हमने 10 न्यूज आइटम सिलेक्ट किए। पहला न्यूज आइटम है नोट बैन, नो इंटरिम रिलीफ फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच इस डिमोनेटाइजेशन मैटर को स्टडी कर रही थी। अब ये 3 जज बेंच ने पहले भी कहा था कि अगर ये इम्पोर्टेंट मैटर है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, तो ये लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भी दिया जाएगा, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। तो इसीलिए अभी उन्होंने 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ये मैटर सबमिट किया है। तो ये सेटअप होगा। तो ये जजेस के पास जो क्वेश्चंस इस 3 जज बेंच ने फ्रेम किया है, वो सारे क्वेश्चंस उनके पास जाएंगे टू फाइंड अ टू एडजुडिकेट ऑन देम, उनके ऊपर जजमेंट पास करने के लिए। तो ये जो है 10 क्वेश्चंस, वो भी हम डिस्कस करेंगे, जो अभी थोड़ा टाइम पहले न्यूज में आए थे। 3 जज बेंच ने इनको फ्रेम किए थे। और जो एक स्पेसिफिक मैटर था, एक तो डिमोनेटाइजेशन को स्टे नहीं किया गया, जुडिशरी के पास ये केसेस इमीडिएटली आए थे। हमने ये सब डिमोनेटाइजेशन के प्रोसेस में, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि डिमोनेटाइजेशन के बाद काफी सारे केसेस जुडिशरी में फाइल हुए। गवर्नमेंट चाहती थी कि जुडिशरी कोई केस अलाउ ना करे, पर जुडिशरी ने कहा नहीं, हम पीपल को अलाउ करेंगे एक प्लेटफॉर्म जहां पे वो अपने ग्रीवेंसेस पुट फोर्थ कर सके, नहीं तो पब्लिक प्रोटेस्ट रोड्स पे हो गए। तो इसीलिए जुडिशरी ने अलाउ किया। सारे केसेस आए उनके सामने, उन्होंने सब क्लब करके पूरा एक केस बनाया है, और ये जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, और सारे क्वेश्चंस फ्रेम हुए। कोई इंटरिम रिलीफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आया। उन्होंने स्टे भी नहीं किया डिमोनेटाइजेशन मैटर को, कि फिलहाल कंटिन्यू रहेगा। गवर्नमेंट नहीं तो जुडिशरी जनरली कोई केस आता है तो स्टे दे देती है कि जो एक्शन हो रहा है वो ना हो, पहले हम जजमेंट पास करें कि ये सही है या गलत, फिर हो। पर ऐसा नहीं किया है जुडिशरी ने, तो वहां पे भी रिस्ट्रेंट है। तो दे हैव इवन इंटरिम रिलीफ के फिलहाल जो तकलीफें हो रही है लोगों को, उसके लिए क्या सुविधाएं हैं, वो उन्होंने गवर्नमेंट पे ही छोड़ा है कि गवर्नमेंट उसको डिसाइड करे। इसीलिए कि गवर्नमेंट में वो अपना पूरा फेथ डाल रहे हैं कि गवर्नमेंट राइट एक्शन लेगी। तो इसीलिए इंटरिम रिलीफ भी कोई जुडिशरी की तरफ से नहीं आ रहा है। एक पॉइंट था डीसीसीबीज के बारे में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये सारे बैंक्स का भी एक केस है कि उनको डिमोनेटाइजेशन प्रोसेस से बाहर रखा गया है ना। वो बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरह रजिस्टर्ड होती है स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो ये कोऑपरेटिव बैंक्स जनरली रूरल एरियाज में काफी प्रोमिनेंट होती है, और इनके पास काफी सारे डिपॉजिट्स होते हैं रूरल पॉपुलेशन के, जहाँ पे बैंक्स भी ज्यादा नहीं होती। तो ये अगर डिमोनेटाइजेशन से बाहर है, मींस इनके पास एक्सचेंज जब हो रहा था, करेंसी एक्सचेंज, वो इनमें इन्वॉल्व नहीं थे। इवन वो डिपॉजिट्स भी लेने के लिए उनको अलाउड नहीं था। तो ये उन्होंने क्वेश्चन रेज किया कि ये हमारे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट हुआ जा रहा है, और पीपल भी सफर होगी इसकी वजह से, क्योंकि रूरल पॉपुलेशन हम पे डिपेंडेंट होता है। तो फिलहाल गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि जो 10 नवंबर, जस्ट आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, 10 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में जो भी डिपॉजिट्स ये डीसीसीबीज के पास आई है, वो अलाउ करेगी उनको। आरबीआई 100% ऑडिट करेगा उनका कि उनके केवाईसी नॉर्म्स जो है, नो योर कस्टमर नॉर्म्स, ये सारे वैलिड है, अकाउंट होल्डर सब वैलिड है। नाबार्ड ये सब स्टडी करेगी, एंड उसके बाद आरबीआई ये पैसा उनको एक्सचेंज में न्यू करेंसी उनको देगी। ये 8,000 करोड़ डिपॉजिट है जो डीसीसीबीज के पास, सारे डीसीसीबीज के पास है इन 5 दिनों में। तो वो एक इंटरिम रिलीफ एक तो दिया गया है गवर्नमेंट के पास से। और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमको उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसमें अपना सही डिसीजन लेगी, उनकी सारी इकोनॉमिक फिस्कल पॉलिसीज के रिलेटेड वो सही डिसीजन लेगी। हम उन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, हम कोई इंटरिम रिलीफ या स्टे नहीं ला रहे। तो जो क्वेश्चंस है जो लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भी अभी जाएंगे, वो ये सारे सवाल है। ये 10 सवाल लाए गए थे। तो पहला सवाल है कि सेक्शन 26(2) जो है आरबीआई एक्ट का, तो इस सेक्शन 26(2) के अंदर आरबीआई को अलाउड है थोड़ी करेंसी को विड्रॉ कर लेना इकोनॉमी से। तो ये करेंसी विड्रॉल के राइट इसलिए दिए गए हैं कि थोड़ी करेंसी ओल्ड करेंसी हो जाती है, या सॉइल्ड करेंसी वगैरह होती है, तो वो विड्रॉ की जाती है, तो वो अलाउड है। पर ये डिमोनेटाइजेशन जो नोटिफिकेशन है फिलहाल का, वो 86% ऑफ द वैल्यू ऑफ द करेंसी को अफेक्ट कर रही है। तो जब इतना ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व है, तो क्या वो सेक्शन 26(2) के अंदर किया जा सकता है? क्योंकि ये सिर्फ ऑर्डर से आया,
इसके लिए कोई स्पेशल लॉ, कोई स्पेशल नोटिफिकेशन, कोई स्पेशल लॉ नहीं बनाया गया। तो ये सेक्शन 26(2) है। दूसरा सवाल ये है कि ये क्या एक्सेसिव डेलीगेशन है? एक्सेसिव डेलीगेशन मतलब लेजिस्लेचर को अलाउड है लॉज बनाना, और लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को भी पावर्स देती है कि आप रूल्स रेगुलेशंस बनाओ, ये लॉ है। तो जो आरबीआई एक्ट है वो एक लॉ है, वो लॉ के अंदर, ये सेक्शन के अंदर एक्शन एग्जीक्यूटिव लेती है। तो क्या इतना ज्यादा डिमोनेटाइजेशन ये एग्जीक्यूटिव ये सेक्शन के अंदर ले सकती है? क्या ये अगर अलाउड है सेक्शन 26(2) में, तो क्या ये एक्सेसिव डेलीगेशन है? मतलब कि लेजिस्लेचर डेलीगेट करे कि एग्जीक्यूटिव बाकी सारे डिटेल्स बनाए, पर इतना ज्यादा कि ये सारा बना सकती है? तो ये भी क्वेश्चन है कि अगर वो सेक्शन 26(2) के अंदर अलाउड है तो क्या ऐसा अलाउ करना चाहिए, इतना एक्सेसिव डेलीगेशन करना चाहिए कि लॉ रिक्वायर्ड है इस मैटर में? तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये नोटिफिकेशन डिमोनेटाइजेशन का आर्टिकल 14 और 19 को वायलेट करता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स है, तो इसके अगेंस्ट जाता है। तो आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 19 है राइट टू फ्रीडम। तो इट इज दिस नोटिफिकेशन इज डिस्क्रिमिनेटिंग, मतलब कि जिनके पास बैंक अकाउंट्स है और जिनके पास नहीं है, तो जिनके पास नहीं है और कैश हाथ में है तो उनके लिए यहाँ पे और डिफिकल्ट हो गया है बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन। और जिनके पास बैंक अकाउंट्स है, पैसा उसमें है, तो वो ठीक है, उनको एक्सचेंज करने की वगैरह जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है, कोई लॉ नहीं है कि आपको बैंक अकाउंट होना चाहिए और उसमें पैसा रखना चाहिए। और जनरली जो कॉमन पीपल रूरल एरियाज में उनके पास बैंक अकाउंट्स होते नहीं है, तो वो इनिशिएटिव लिया गया था गवर्नमेंट से, पर काफी लोग फिर भी उसके पर्व्यू के आउटसाइड है, जो जिनके पास नहीं है अकाउंट्स। तो वो क्वेश्चन है वायलेटिंग आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 जो राइट टू फ्रीडम है। तो लोगों की फ्रीडम भी वायलेट की गई है कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से उनको काफी जो दिक्कतें हो रही है। फिर चौथा पॉइंट है कि विड्रॉवल जो है फंड्स में से, तो आपके अकाउंट है और आप अकाउंट में से विड्रॉ नहीं कर सकते, उस पर लिमिटेशंस रखी गई है। क्या वो भी वायलेट करती है आर्टिकल्स 14 और 19 के अगेंस्ट जा रही है? वो क्वेश्चन है। पांचवा सवाल है कि जो ये नोटिफिकेशन है उसमें प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव अनरीजनेबलनेस है क्या? तो इसका मतलब प्रोसीजरल मतलब जो प्रोसीजर यूज किया गया है, प्रोसीजर अनरीजनेबल है, कि जो तरीके से ये किया गया वो अनरीजनेबल है। अनरीजनेबल मीन्स लॉ के अगेंस्ट नहीं होना जरूरी है, पर रीजन जो दिया जा रहा है रीजनेबल नहीं है, वाजिब नहीं है वैसे। तो सब्सटेंटिव अनरीजनेबलनेस मतलब प्रोसीजरल, मतलब प्रोसीजर में, सब्सटेंटिव मतलब जो ऑब्जेक्टिव है, जो रीजन है इसके पीछे, जो मकसद है वो भी गलत है। तो सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल अनरीजनेबलनेस है क्या इसमें? वो भी एक सवाल है जो जुडिशरी देखेगी। छठा सवाल है क्या ये आर्टिकल 300A को वायलेट करता है? तो जो आर्टिकल 300A है वो है राइट टू प्रॉपर्टी। तो पहले राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट थी, फिर फंडामेंटल राइट में से निकाल के इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया आर्टिकल 300A के अंदर। तो राइट टू प्रॉपर्टी है, मतलब कैश जो है वो भी एक प्रॉपर्टी है। तो राइट टू प्रॉपर्टी आपका प्रॉपर्टी से आपको अलग किया गया है कंप्लीटली, तो वो एक वायलेशन है। तो ये क्वेश्चन है कि क्या ये राइट टू प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जा रहा है ये डिमोनेटाइजेशन नोटिफिकेशन। सातवां सवाल है डीसीसीबीज के बारे में, जो अभी हमने डिस्कस किया, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, कि यहाँ पे उनको आउटसाइड रखा गया, एक्सचेंज भी यहाँ नहीं हो सकता और डिपॉजिट विड्रॉल भी नहीं हो सकता। तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है? ये तो सातवां सवाल है। आठवां सवाल है क्या जुडिशियल रिव्यू का स्कोप है? फिस्कल इकोनॉमिक पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है उस पर क्या जुडिशरी रिव्यू कर सकती है? वो भी एक सवाल है जो जुडिशरी देखेगी। नवा सवाल है कि क्या डिमोनेटाइजेशन सिर्फ पार्लियामेंट में लॉ पास करके ही किया जा सकता है, कि जैसे ये एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया गया सेक्शन 26(2) के अंदर, क्या ऐसे भी कर सकते हैं कि लॉ होना जरूरी है? ये नवा सवाल है। और फाइनल जो लास्ट सवाल है वो है कि जो रिट पिटिशंस काफी पॉलिटिकल पार्टीज ने फाइल किए आर्टिकल 32 के अंदर, क्या वो जुडिशरी एक्सेप्ट कर सकती है, मेंटेन कर सकती है? ये 10 सवाल है। तो अब इसके बारे में और चर्चा होगी, और जब 5 जज बेंच के पास जाएगा ये केस तो वहां पे भी हम काफी सारे हियरिंग सुनेंगे और ये न्यूज में आता रहेगा। तो ये बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये सब आपको समझना और इसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है। इसके ऊपर और जैसे जैसे न्यूज आएगी हम और डिस्कस करेंगे। फिर अगला न्यूज आइटम है आरबीआई अपोजेस प्रपोजल टू सेट अप सेपरेट पेमेंट रेगुलेटर। तो अभी गवर्नमेंट हम देख रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन के बाद वो डिजिटल पेमेंट्स की तरफ भी एम्फोसिस कर रहे हैं। तो एक कमेटी ऑन डिजिटल पेमेंट्स बनाया गया जिसके हेड है फाइनेंस सेक्रेटरी रतन वतन। तो इन्होंने रिपोर्ट सबमिट भी की है और इन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया है कि एक इंडिपेंडेंट पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड हो। तो जो रिटेल पेमेंट होते हैं, पेमेंट सिस्टम्स जो है, तो होलसेल पेमेंट्स जो है, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट पेमेंट सिस्टम्स जो है,
क्योंकि पेमेंट ट्रांजेक्शन जो हो गए तो पेमेंट सिस्टम्स होते हैं, तो ये इसका रेगुलेटर SIPS जो बोलते हैं इसको, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट पेमेंट सिस्टम्स, ये RBI के पास हो इसका रेगुलेशन, और जो रिटेल पेमेंट्स है उसका रेगुलेशन पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड एक नया बनाया जाए उसके पास हो, और ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो। तो ये उनका रिकमेंडेशन है, और आरबीआई ने इस रिकमेंडेशन पे अपना सजेशन भी दिया है जो रिपोर्ट में इंक्लूडेड है इसके साथ। तो उन्होंने आरबीआई का ओपिनियन भी लिया, और आरबीआई का ओपिनियन ये है कि पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनाना है, बना सकते हैं, पर उसको इंडिपेंडेंट नहीं रख सकते, वो आरबीआई के अंदर ही आना चाहिए, आरबीआई से इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि वो आरबीआई कहती है कि ग्लोबल एक्सपीरियंस भी ये है कि दोनों पेमेंट सिस्टम्स रिटेल होलसेल साथ में एक ही सेंट्रल बैंक के अंदर होते हैं, क्योंकि इंटरऑपरेबिलिटी भी चाहिए, इंटरकनेक्टिविटी चाहिए दोनों पेमेंट सिस्टम्स के बीच में, दोनों इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं कर सकते, तो वो सेंट्रल बैंक के अंदर ही हो सकता है। और दूसरा है कि सेंट्रल बैंक लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है, फाइनली जो भी है जिनको भी पेमेंट मैनेजमेंट करना होगा, कुछ भी लैग होगा तो वो पेमेंट्स आरबीआई के थ्रू ही लोन लेते, मतलब वो फैसिलिटी लेते, तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट आरबीआई है, तो आरबीआई के अंदर ही सारे पेमेंट सिस्टम्स आने चाहिए। तो ये उनका सजेशन है। और एक पॉइंट जो हाईलाइट की गई है वो है कि डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है, डिजिटल पेमेंट्स इंडिया में सिर्फ 20% है, सारे ट्रांजैक्शन जो होते हैं उसका 20% सिर्फ डिजिटल पेमेंट्स होता है, और इसको बढ़ाना है गवर्नमेंट को। और एक मेन गोल जो रखा गया है गवर्नमेंट का वो ये है कि कैश टू जीडीपी रेशियो कम करना चाहिए। तो कैश टू जीडीपी रेशियो क्या होता है, जीडीपी हमने डिस्कस किया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। तो ये जो जीडीपी है इसका कितना परसेंटेज कैश में है, तो जीडीपी का कैश परसेंटेज जो होता है मतलब कितना करेंसी फॉर्म में है। कैश टू जीडीपी रेशियो इकोनॉमी में फिलहाल इंडिया में 12% है, जो काफी हाई है। तो कैश नहीं और कोई फॉर्म में हो, मतलब बैंक सिस्टम में हो या तो फिर प्रॉपर्टी या जो भी इसमें इन्वेस्टेड कुछ हो, तो वो भी जीडीपी के कैलकुलेशन में आता है, पर कैश कंपोनेंट बहुत हाई है इंडिया में। तो ग्लोबल एवरेज भी सिर्फ 4% है। तो कैश का ये कैश टू जीडीपी रेशियो को 6% लाने का, हाफ 12% से हाफ करके 6% लाने का एक गोल गवर्नमेंट ने सेट भी किया है। फिर अगला न्यूज आइटम है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ड्राफ्ट रूल्स ऑन सेल ऑफ पेट्स। तो ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के रूल्स उन्होंने ड्राफ्ट किए, तो ये ड्राफ्ट रूल्स है, फाइनल रूल्स नहीं है। ये ड्राफ्ट रूल्स को मिनिस्ट्रीज जनरली गवर्नमेंट्स करते कि वो ड्राफ्ट रूल्स को पब्लिक डोमेन में रखते, तो ऑनलाइन वो ओपन में लाते, पब्लिक डोमेन में लाते, द रूल्स आर आउट इन ओपन, आप उसका पूरा रूल पढ़ सकते हैं और उसके ऊपर अपने कमेंट्स दे सकते हैं। तो ये सारे कमेंट्स लिए जाएंगे लोगों से, जिनको भी देना है कमेंट्स दे सकते हैं, ऑनलाइन ओपन सोर्स है। और ये कमेंट्स को स्टडी करने के बाद ड्राफ्ट रूल्स को अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट जैसा चाहे वो मॉडिफाई करके फाइनल रूल्स बनाएगी, और वो फिर नोटिफाई हो गए। तो ये जनरली प्रोसीजर, इवन बिल्स के भी ड्राफ्ट बिल्स बनते हैं, दे आर ओपन फॉर पब्लिक कमेंट, और फिर कमेंट्स लेके उसके बाद फाइनल बिल बना के उसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है जब कैबिनेट अप्रूवल हो जाता है। तो गवर्नमेंट बिल्स ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। तो ये ड्राफ्ट रूल्स जो है इसमें प्रोविजंस जो है अभी वो है कि जो शॉप्स है जो पेट सेल करते, तो ये पेट सेलिंग शॉप्स को रजिस्टर करना होगा कंपल्सरीली स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड के अंदर। तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कह रही है कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट है 1960 का, पर इसके अंदर अभी भी काफी रेगुलेशन की कमी है, और पेट सेलिंग शॉप्स के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। तो ये लैक्यूने को फिल करना चाहिए, इसीलिए ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा, उनके ऊपर रिक्वायरमेंट्स होगी कि कितना स्पेस देते हुए एनिमल्स को कंजेस्ट करके नहीं रखते, पावर बैकअप उनके पास है कि नहीं, वेटरनरी केयर वो लोग पेट्स को देते हैं कि नहीं, उनको पूरा रिकॉर्ड रखना होगा कि कितने सेल हुए, कितने एनिमल्स की डेथ हो गई, उन सिक एनिमल्स कितने, सारा वो रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। तो ये उनके प्रोविजंस हो गए जो वो लोग अब ड्राफ्ट रूल्स में ला रहे। इस ड्राफ्ट रूल्स में पेट ओनर्स के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं, ये सिर्फ पेट सेलिंग शॉप्स के लिए। अगला जो न्यूज आइटम है वो है नाउ स्टेट्स कैन गिव ग्रीन क्लियरेंस टू मोस्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। सो जो बिल्डिंग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स होते हैं इसके लिए क्लियरेंस, एनवायरमेंट इम्पैक्ट क्लियरेंस जो होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो जो हाई एरिया के प्रोजेक्ट्स है जैसे 20,000 to 3 लाख स्क्वायर मीटर्स, ये जो प्रोजेक्ट्स है 3 लाख तक के अब वो स्टेट गवर्नमेंट कर पाएगी। तो ये उन्होंने डेलीगेट किया है, इसको ट्रांसफर किया कि स्टेट गवर्नमेंट इनका असेसमेंट करे, और इसके लिए एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक पूरा
पैनल बनाया है, इसको क्वालिफाइड बिल्डिंग एनवायरमेंट ऑडिटर्स है, तो इनकी ऑडिट होगी, तो वो लोग जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे उसका ऑडिट होगा, तो ये ऑडिटर्स ये फंक्शन करेंगे। और जो एरियाज लेस देन 20,000 है तो उनके लिए सेल्फ डिक्लेरेशन होता है कि वो अपना सेल्फ डिक्लेयर करे एनवायरमेंट इम्पैक्ट। और जो 5,000 टू 20,000 स्क्वायर मीटर्स है ये प्रोजेक्ट्स के अंदर, उनके लिए कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस फेज में एनवायरमेंट नॉर्म्स फॉलो करना कंपलसरी होता है, उनको फॉलो करना होता है। तो ये सारे प्रोविजन है। अभी ये डेलीगेशन जो है वो ये न्यूज है। फिर अगला न्यूज आइटम है एडुकेटिंग अ नेशन। तो ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है एजुकेशन में उसके ऊपर है कि जो फीमेल ड्रॉप आउट रेट्स है वो काफी हाई होते हैं। एक एज के बाद जाके फीमेल्स का एजुकेशन से उनका ड्रॉप आउट हो जाता है, उनको घर में डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज होता है उनका, तो वो स्कूल्स नहीं जा पाते, वो घर का ध्यान रखते, उनकी शादी जल्दी की जाती है कि उनको बस शादी कर दिया, पेरेंट्स का काम फिनिश हो गया। तो ये पर्सपेक्टिव को चेंज करने की जरूरत है, फीमेल ड्रॉप आउट रेट्स को कम करने की जरूरत है, स्पेशली हायर लेवल्स पे जाके। तो उनका ड्रॉप आउट रेट्स हायर लेवल्स पे भी बॉयज के कंपैरेटिवली काफी हाई है। तो ये जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है 2015 की, उसमें क्लियरली आया है। और बिहार जो लीस्ट लिटरेट स्टेट है इंडिया का, उधर ड्रॉप आउट रेट्स गर्ल्स की इतनी हाई नहीं है जितनी बाकी सब स्टेट्स में है, जैसे कि झारखंड, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यूपी और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी काफी हाई है। हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट है वो मिजोरम में है 23.93%। तो ये गर्ल ड्रॉप आउट रेट्स कम करने की जरूरत है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए इनिशिएटिव भी लिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये इनिशिएटिव के भी काफी सारे बेनिफिट्स है कि इसके अंदर जो अर्ली रजिस्ट्रेशन होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ही रजिस्ट्रेशन हो जाए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, ताकि फीमेल फिटिसाइड को भी कंट्रोल चेक किया जा सके। और फिर पंचायत के भी इनिशिएटिव्स ले जाते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि गुड्डा गुड्डी बोर्ड रखे जिसमें कितने बच्चे पैदा हुए, बॉयज गर्ल्स, उसका पूरा रिकॉर्ड हो। चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चाइल्ड मैरिजेस ना हो। और दूसरा है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। तो ये अकाउंट बनाया जाएगा गर्ल चाइल्ड के नाम पे, इसके अंदर डिपॉजिट्स लिए जाएंगे मैक्सिमम 1.5 लाख इन ईयर, और ये डिपॉजिट्स के ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, और ये डिपॉजिट्स पर गवर्नमेंट 9.1% इंटरेस्ट देगी। तो ये बच्चों के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए होगा, जो 50% मनी आफ्टर 18 ईयर्स विड्रॉ कर सकते हैं, और 21 ईयर्स तक के लिए ये ऑपरेटिव होगा गर्ल चाइल्ड के 21 ईयर्स तक। तो ये सारे इनिशिएटिव्स भी है, इसके भी काफी पॉजिटिव फायदे हम देखेंगे ओवर द इयर्स। तो ये इनिशिएट किया गया है प्रेजेंट गवर्नमेंट के अंदर। फिर अगला न्यूज आइटम है चाइना स्लैम्स इंडिया ओवर इनवाइट टू दलाई लामा एट राष्ट्रपति भवन। तो दलाई लामा जो तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर है, इनको इनवाइट किया गया था राष्ट्रपति भवन में, प्रेसिडेंट जहाँ रहते, यहाँ पे उनको लॉरेट्स एंड लीडर्स फॉर चिल्ड्रन समिट था, उसके लिए इन्वाइट किया गया था। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था नोबेल पीस प्राइज विनर जो है कैलाश सत्यार्थी, जो चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए उनको नोबेल पीस प्राइज मिला गया था मलाया यूसुफजई के साथ। तो ये इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, यहाँ पे दलाई लामा को भी इनविटेशन गया था, वो आए थे। तो इसके अगेंस्ट चाइना ने अपना वॉइस रेस किया है। थोड़ा टाइम पहले हमने न्यूज में ये भी देखा था कि जब ये तिब्बतन लीडर दलाई लामा जब उन्होंने मंगोलिया में विजिट किया था, तब भी चाइना ने वॉइस रेस किया था कि मंगोलियन गवर्नमेंट ये इनविटेशन ना एक्सेप्ट करे। पर तब मंगोलियन गवर्नमेंट ने कहा था कि ये विजिट है वो रिलीजियस पर्पज के लिए, गवर्नमेंट ने उनको इन्वाइट नहीं किया। तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट फंक्शन गवर्नमेंट के राष्ट्रपति भवन में ही हो रहा था। तो तब वहां पे मंगोलिया के अगेंस्ट चाइना ने ब्लॉकेड लगाया, क्योंकि मंगोलिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, रशिया और चाइना उसके मेजर नेबर्स है, तो चाइना के थ्रू ही मेजर ट्रेड होता है। तो अगर चाइना उनके ट्रेड पर्पसेस को ब्लॉक करेगी, ट्रक्स को ब्लॉक करेगी, तो उसकी वजह से उनके लिए एसेंशियल कमोडिटीज मिलना भी मुश्किल हो गया है। तो इसीलिए मंगोलियन गवर्नमेंट ने इंडिया की हेल्प मांगी। वो भी चाइना को नहीं पसंद आया कि आप इस इशू को और एग्रेवेट कर रहे हो इंडिया को इन्वॉल्व करके, तो आपको चाइना के साथ ही कम्युनिकेट करना है। तो वो चाइना अपनी डोमिनेंस दिखा रही है। तो इंडिया के ये इनिशिएटिव पर भी चाइना ने अपनी वॉइस रेस की है, पर इंडिया ने दलाई लामा को असाइलम दिया है। तो 1959 में दलाई लामा को इंडिया में असाइलम दिया गया। तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल वो यहाँ से चलाते हैं, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। इवन तिब्बतन रेफ्यूजीज भी यहाँ पे इंडिया में है, और ये सालों से यहाँ है। 1959 के बाद 1962 इंडिया चाइना वॉर भी हुआ, क्योंकि रिलेशंस स्पॉइल हो गए थे इंडिया चाइना के, तो वो एक चीज भी थी। तो अब ये देखा जाता है कि दलाई लामा अभी भी इंडिया में असाइलम है, और तिब्बत वो चाहते हैं तिब्बत
ऑटोनॉमस रहे, पर वो चाइना से इंडिपेंडेंस नहीं चाहते। पर चाइना कोई भी लीवे देने के लिए रेडी नहीं है, वो कुछ भी जो सुनने के लिए रेडी नहीं है। और दलाई लामा भी चाइना जाने के लिए रेडी नहीं है, उनको भी चाइना के ऊपर भरोसा नहीं है, ना चाइना को दलाई लामा पर। तो रिलेशंस यहाँ पे उनके डिफिकल्ट है। तो इंडिया का इसमें क्या रोल होगा, वो एक क्वेश्चन है। तो इंडिया ने दलाई लामा को पूरा रिस्पेक्ट दिया है और असाइलम दिया है, तो अब इसके ऊपर इंडिया ने कोई रिस्पॉन्ड तो नहीं किया है, तो हम देखेंगे। और एक चीज है कि जब दलाई लामा ने अरुणाचल प्रदेश में विजिट किया था, तभी भी बीजिंग ने, चाइना ने अपना वॉइस रेज किया था कि इंडिया कैसे ग्रांट कर सकता है परमिशन, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को तो चाइना सदर्न टिबेट कहता है। तो वो तो चाइना, इंडिया चाइना के बाउंड्री टॉक्स भी काफी सालों से चल रहे हैं, तो वो बिहाइंड क्लोज डोर्स, नॉट ब्रिंगिंग आउट एनी डॉक्यूमेंट इन द ओपन कि क्या डिस्कशंस हो रहे हैं, वो डिस्कशंस कर रहे हैं और फाइनलाइज करेंगे कि क्या बाउंड्री फाइनली होगी। क्योंकि अगर ये सब पब्लिक डोमेन में आ जाता है तो गवर्नमेंट्स की जो निगोशिएटिंग पावर्स होती है वो काफी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि दोनों कंट्रीज फिर असर्टिव हो जाते हैं एकदम पब्लिक ओपिनियन लेते हुए। तो दोनों कंट्रीज के लिए ये फाइनल किया गया है कि ये बिहाइंड क्लोज डोर्स फाइनलाइज होगा एंड देन वो रिवील करेंगे। तो अब इससे भी क्या रिजल्ट आता है वो भी टाइम लगेगा, हम देखेंगे जब आएगा तो। और फाइनली और एक आर्टिकल है, आधार टू बी पाइवट ऑफ पेमेंट्स। तो आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, मैं एक बार फिर बता देती हूँ। तो ये आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स कैसे फंक्शन होगा, मतलब आपको पेमेंट करना है पर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है, सब लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं होते हैं, सब लोगों के पास इवन बैंक अकाउंट्स नहीं होते हैं जो आधार से लिंक्ड है। तो ये सब इनिशिएटिव्स तो गवर्नमेंट ले रही है कि आधार सारे बैंक अकाउंट से लिंक हो जाए, पर स्मार्टफोन फैसिलिटी सबके पास नहीं आ सकती। तो इसीलिए ये आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स जो है ये विदाउट स्मार्टफोन भी फंक्शन कर सकता है, मतलब नॉर्मल फोन से भी ये हो सकता है। तो जैम ट्रिनिटी जो गवर्नमेंट का है, जनधन मतलब जनधन बैंक अकाउंट हो, आधार हो और मोबाइल हो, तो जैम यूज करके आप डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये कैसे होगा कि आपका जो आधार नंबर है वो यूज किया जाएगा, मतलब आपको जहां ये पेमेंट करना है तो आधार नंबर यूज कीजिए अपना। बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन लेने के लिए एक सेपरेट डिवाइस अटैच की जा सकती है मोबाइल को। तो ये ट्रांजैक्शन, ये जो बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन है जैसे कि थंब इम्प्रिंट है या आइरिस जो है, उसका इंफॉर्मेशन लेके आधार का ये कंफर्मेशन होगा कि आधार अकाउंट सही हुए। तो वो पूरा कंफर्मेशन UID AI के थ्रू होता है। तो हमने ये पहले डिस्कस किया है न्यूज में, आप देख सकते हैं। तो ये पूरा जब फाइनल हो जाएगा कि हाँ ये आधार नंबर करेक्ट है, यही पर्सन का है, तो एक बार वो ऑथेंटिकेशन आ जाता है तो उसके बाद वो ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। तो आप पेमेंट कीजिए, आपका वो ट्रांजैक्शन आपके जनधन अकाउंट से जो भी होना है वो हो जाएगा। तो ये आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स होते हैं, तो ये गवर्नमेंट यूज करना चाहती है। तो ये यूज करने के लिए इनिशिएटिव्स काफी लिए गए, और जो नीति आयोग के CEO है अमिताभ कंट, उन्होंने कहा है कि आधार एनेबल्ड पेमेंट्स आर द बिगेस्ट डिस्ट्रप्शन इन इंडिया। तो डिस्ट्रप्शन का मतलब कि जो नॉर्मल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, ट्रेडिशनल वे में ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको डिस्ट्रप्ट करेंगे, मतलब उसको पूरा चेंज करके। तो डिस्ट्रप्टिव इनिशिएटिव्स होते हैं, डिस्ट्रप्टिव इकोनॉमी जैसे कहा जाता है। जैसे ऑनलाइन सिस्टम्स आ गए सारे, ऑनलाइन शॉपिंग होती है, तो जो नॉर्मल मार्केट्स होते हैं वहां पे शॉपिंग वो उनको अफेक्ट किया करती है ये। तो ये डिस्ट्रप्टिव इकोनॉमीज मॉडर्न इकोनॉमीज होती है, जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल वे वो अफेक्ट होता है। तो जनरली IT एनेबल्ड जो इनिशिएटिव्स होते हैं, तो ये भी एक वैसा इनिशिएटिव है। तो यहाँ डिस्ट्रप्शन पॉजिटिव वे में, ये डिस्ट्रप्शन तो होता है पर हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो यही एक स्टेटमेंट है। तो कभी कभी UPSC ऐसे स्टेटमेंट पे भी एक क्वेश्चन बना के मेंस में पूछ सकती है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए मतलब कि क्या मतलब है, क्या सेंस से कहा जा रहा है। नहीं तो आप नेगेटिव लिखोगे इसको तो आपके पूरे मार्क्स चले जाएंगे। तो डिस्ट्रप्शन यहाँ पॉजिटिव एस्पेक्ट में कहा जा रहा है। तो यही है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स। फिर अगला न्यूज है, अलेप्पो इवैक्यूएशन ग्राइंड्स टू अ हॉल्ट। तो अलेप्पो के बारे में हम काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, सीरिया में जो ये सिटी है जहाँ पे दो साइड्स फाइट कर रही है, एक है सीरियन गवर्नमेंट और एक है रिबेल्स। तो सीरियन गवर्नमेंट बशर अल असद रेजिम को सोवियत यूनियन सपोर्ट कर रही है, और जो रिबेल ग्रुप्स है उनको USA सपोर्ट कर रहा है। तो इन दोनों की फाइट के अंदर जो अलेप्पो में सिविलियंस है वो वहां फंसे हुए, उनको इवैक्यूएट करना जरूरी है, जो इंजर्ड है उनको इवैक्यूएट करना जरूरी है। तो ये जो इशू है उसमें ट्रस्ट डेफिसिट है कि जो सीरियन गवर्नमेंट है वो सबको लीव करने नहीं दे रही है, क्योंकि उनको डाउट्स है कि यहाँ पे रिबेल्स भी साथ में आर्म्स लेके वो निकल रहे हैं या कुछ। तो उन्होंने ऐसे भी इंसिडेंट्स देखे, इसलिए वो शक की है कि क्या हो रहा है ये इवैक्यूएशन के नाम पे। और दूसरा इवन रिबेल ग्रुप जो है वो कह रहे हैं, एलिगेशन कर रहे हैं कि सीरियन गवर्नमेंट
इवैक्यूएट होने नहीं दे रही है। तो इस वजह से जो पूरा इशू कॉम्प्लिकेट हो रहा है, तो अब जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है वो पूरा ठप हो चुका है। तो वही यहाँ पे न्यूज में है। तो दोनों एक दूसरे पे एलिगेशंस डालते और डिनाई करते कि उनका कोई रोल है अगेंस्ट, जो इवैक्यूएशन के अगेंस्ट जाने में। तो ये है अलेप्पो, हम काफी बार ये देख चुके। तो ये रिबेल ग्रुप्स के अंडर ही है और सीरियन गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ये मैप हमने ऐसा काफी बार देखा है। तो ये आप देख रहे पिंक प्रो रेजिम फोर्सेस है, जो ग्रे है वो इस्लामिक स्टेट है। अलेप्पो में इस्लामिक स्टेट का कोई रोल नहीं है, इस्लामिक स्टेट के बाहर है, ये आप देख रहे हो। और फिर जो कुर्दिश फोर्सेस है वो पर्पल में है, और जो अपोजिशन फोर्सेस है वो यहाँ पे है। तो अपोजिशन ग्रुप्स के अंडर ये है, और ये गवर्नमेंट पिंक गवर्नमेंट है। तो ये गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच में जो फाइट हो रहा है ये अलेप्पो है। तो ये अलेप्पो गवर्नमेंट के अंदर आने ही है, मतलब ऑलमोस्ट वो विन कर रहे, क्योंकि जो रिबेल्स है वो सिर्फ रेजिस्ट कर रहे हैं। यूएस का भी रोल काफी अभी माइल्ड हो गया है। तो ये एक पॉइंट है, अब कब तक ये चलेगा वॉर, और कब अलेप्पो गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगी, और रिबेल ग्रुप्स का ये जो इवैक्यूएट हो रहे हैं जो सिविलियंस, उनके ऊपर कब तक सफरिंग रहेगी, ये सारे सवाल है। और ये जो पल्मीरा है, ये पल्मीरा एक्चुअली आईएस के अंडर है। तो ये इस्लामिक स्टेट के अंदर है, और यहाँ पे प्रो गवर्नमेंट फोर्सेस इसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। कैप्चर किया भी उन्होंने, पर ओवरनाइट फिर से आईएस ने उस पर कंट्रोल कर लिया। अल रक्का जो है यह सीरिया का कैपिटल है यहाँ पे, इस्लामिक स्टेट का, सीरिया में। तो इस्लामिक स्टेट यहाँ पे कंट्रोल में है अल रक्का में। और पल्मीरा ये एंशिएंट सिटी है, जो आईएस अभी यूज करेगी या सीरियन गवर्नमेंट ले पाएगी उस पर कंट्रोल, वो अभी डाउटफुल है। फिर अगला न्यूज आइटम है, म्यांमार रिसेंटेड इंडियन क्लेम्स ऑफ हॉट परस्यूट इन इट्स टेरिटरी। तो ये जून 2015 की बात है, जब इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक हुआ था, जो सेपरेटिस्ट जो है नॉर्थ ईस्ट में। तो ये मणिपुर के सेपरेटिस्ट जो थे वहां यहाँ अटैक किया उन्होंने, और अटैक के बाद वो लोग बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार में चले गए। तो इसमें इंडियन आर्म फोर्सेस ने भी, सोल्जर्स ने उनके पीछे भागे, उनका पीछा किया, और वो भी म्यांमार में पहुंचे और वहां पे उनको एलिमिनेट किया। तो इस इंसिडेंट के बाद मीडिया में गवर्नमेंट ने काफी सारा क्रेडिट लिया इसके बारे में। चेस्ट थम्पिंग जो करते, छाती पीटना, नॉट छाती पीटना इन द नेगेटिव सेंस, पर अपने आप को शाबाशी देना, वो उन्होंने किया। जिसकी वजह से म्यांमार गवर्नमेंट ने तब तो कुछ नहीं कहा, पर ये म्यांमार को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये उनकी टेरिटरी में इनिशिएटिव लिया गया, उनकी टेरिटरी में एक्शन लिया गया, जो गवर्नमेंट से परमिशन लेके होना चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, और पहले भी ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके, पर कभी भी ये मीडिया में सामने नहीं आता था, इसको पब्लिसाइज नहीं किया जाता था। तो ये पब्लिसिटी जो ली गई इसकी वजह से वो म्यांमार गवर्नमेंट को अच्छी नहीं लगी। तो म्यांमार जो पहले गवर्नमेंट थी, जनता रेजिम जो थी, मिलिट्री गवर्नमेंट, वो प्रो चाइना थी। तो तब ऐसे डाउट्स भी थे कि ये मिलिट्री रेजिम इवन ये सेपरेटिस्ट को शेल्टर दे रही है, जानबूझ के शेल्टर दे रही है। पर अब तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई है, तो ऐसे कोई डाउट्स नहीं है कि सेपरेटिस्ट को शेल्टर दिया जा रहा है। पर फिर भी उनके अगेंस्ट एक्शन लेने में लिमिटेशन है म्यांमार गवर्नमेंट की। तो अगर इंडिया एक्शन खुद लेती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे चेस्ट थम्पिंग नहीं करना चाहिए। तो वो एक पॉइंट है। और इंडिया म्यांमार का और क्लोज रिलेशन है, क्योंकि जो म्यांमार के लास्ट एम्परर थे, लास्ट मोनार्क किंग थिबॉब मिन, इनको जब ब्रिटिशर्स ने भगा दिया था वहां से, तो वो एक्साइल में यहाँ इंडिया में ही आके शेल्टर लिया था, रत्नागिरी में, महाराष्ट्र में। अभी उनकी 100th डेथ एनिवर्सरी है, तो इवन म्यांमार के जनरल यहाँ आएंगे होमेज पे करने के लिए। तो ये एक रिलेशन है कि जो लास्ट मोनार्क म्यांमार का था वो इंडिया में रहे, और जो इंडिया के लास्ट मोनार्क थे, लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के वो लीडर थे। पर जब 1857 रिवोल्ट को क्वॉश कर दिया गया, तो इनको रंगून भेज दिया गया। तो यहाँ रंगून में वो रहे हैं, वहीं पे वो उनकी डेथ हुई। तो ये अभी रंगून को यांगोन कहते, और बर्मा में था ये, बर्मा को भी म्यांमार कहते। तो ये उनका भी अंतिम टाइम म्यांमार में गया। तो ये एक लिंकेज भी है इंडिया और म्यांमार के बीच में। फिर लास्ट न्यूज आइटम जो है वो है, क्लॉक ऑफ एजिंग कैन बी रीसेट, शो सॉक इंस्टीट्यूट साइंटिस्ट। तो एजिंग जो होती है कि सेल्स जो है वो एज हो जाते हैं, तो एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जो टिक होते रहता है बॉडी में, और ग्रेजुअली सेल्स एज होते रहते हैं। तो ये जो एजिंग प्रोसेस है इसको रिवर्स किया जा सकता है। तो ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से पॉसिबल है, ये इनिशिएटिव एक ये सॉक इंस्टीट्यूट जो है कैलिफोर्निया में, उसके साइंटिस्ट ने लिए है कि एक
ये हो सकता है उन्होंने माइस पे एक्सपेरिमेंट किया है, अभी भी ये टेक्नोलॉजी ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी नहीं है, पर ये न्यू इनिशिएटिव है जो न्यूज में है। तो ये सारा कुछ पॉसिबल है जेनेटिक इंजीनियरिंग से, मतलब जीन्स कंट्रोल करने से। तो ये जो है 4 क्रिटिकल जीन्स होते हैं, ये डिस्कवर किए गए थे शिन्या यामानाका ने, ये जापानीज बायोलॉजिस्ट थे। तो ये यामानाका जीन्स भी कहते हैं इनको, 4 क्रिटिकल जीन्स को। ये 10 साल पहले इन्होंने डिस्कवर किया था, और ये डिस्कवरी के बाद अब तो ये कॉमनली यूज होते हैं 4 क्रिटिकल जीन्स। तो सारे एडल्ट टिश्यू सेल्स को जब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में कन्वर्ट करना है तो ये जीन्स इंसर्ट किए जाते हैं, तो उसकी वजह से ये सेल्स रिवर्स हो जाते हैं। तो ये जीन्स फर्टिलाइज्ड एग्स का क्लॉक रिवर्स करने में, ये रीसेट करने में इनका फंक्शन होता है। क्योंकि जब रिप्रोडक्शन होता है तो जो जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं वो तो स्टार्ट फेज पॉइंट 1 से होते हैं, तो वो पॉइंट 1 से कैसे स्टार्ट होते हैं, मतलब उनका स्टार्ट फ्रेश क्लॉक स्टार्ट होता है। तो वो ये जीन्स है जो ये पॉसिबल करते हैं। तो वही जीन्स अगर हम एडल्ट टिश्यू सेल्स में इंसर्ट करेंगे तो उनका भी, वो भी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बन जाएंगे। तो ये स्टेम सेल टेक्नोलॉजी में ये काफी कॉमन हो गया, ये यामानाकाज मेथड कहते हैं इसको, यामानाका जीन्स है ये। तो अब ये जो यूज करके अगर बायोलॉजिकल क्लॉक रीसेट करने की कोशिश की गई है, तो जब ये जीन्स ऑर्गन्स के लिए या पूरे एनिमल के लिए इंसर्ट किए जाते हैं तो देखा गया है कि ये जीन्स एम्ब्रियोनिक जीन्स सेल्स बन जाते, पर उसके बाद उनका मल्टीप्लिकेशन इतना अनकंट्रोल हो जाता है कि कैंसरस बन जाते हैं, और काफी एनिमल्स की डेथ हो चुकी है इसमें। तो ये टेक्निक फंक्शन नहीं की पूरे ऑर्गन के लिए, हालांकि एक टिश्यू सेल्स के लिए ये फंक्शन की है, मेथड सक्सेसफुल रही है। तो अब जो साइंटिस्ट है ये सॉक इंस्टीट्यूट के, उन्होंने क्या किया है, पार्शियल जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये उनको इंडिकेशन मिला, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं जो अपना लिम्ब रीग्रो कर सकते हैं या टेल रीग्रो कर सकते हैं, तो वो कैसे करते हैं, जहाँ पे कट हो जाता है वहां पे जो सेल्स है वो अभी फिर से रीजनरेट होके पूरा ऑर्गन बनाते, पूरा जो पार्ट बनाते। तो वो जो सेल्स जो स्टेज पे होते हैं वो मिड स्टेज होता है, वो ना तो कम्प्लीटली एम्ब्रियोनिक होते हैं ना तो कम्प्लीटली एडल्ट होते हैं। तो ये जो मिड स्टेज से वो जब बनाते हैं तो पूरा ऑर्गन सही से बनता है। तो यही टेक्नोलॉजी अगर यहाँ पे भी यूज की जाए जेनेटिक इंजीनियरिंग में, इन ऑर्गन्स, इन एनिमल्स, एनिमल्स पे टेस्टिंग हो रहा है, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट ला सकती है। तो यही पॉइंट से उन्होंने इनिशिएटिव लिया और ये पार्शियल रिप्रोग्रामिंग किया उन्होंने माइस पे। तो यहाँ पे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स मिले कि सेल्स फिर से कंप्लीटली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे नहीं जाते पर थोड़ा पीछे जाते, तो ये एजिंग को रिवर्स करता है। तो ये इनिशिएटिव लिया गया, ये डिस्कवरी है जो न्यूज में है। तो यही है आज के न्यूज आइटम्स। थैंक यू।